आप किसी भी स्कूल के क्लासरूम में गए होंगे, वहां आपने क्लासरूम में महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी, देशभक्ति के संदेश लिखे देखे होंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर छोटे बच्चों के क्लासरूम में कुरान की आयतें लिखी हुई मिले तो क्या होगा। और यह हुआ है यूपी के एक सरकारी स्कूल में। क्लासरूम में कुरान की आयतें लगाई थी और देश के महापुरुषों की तस्वीरें हटाकर एक किनारे बांध कर रख दी गई। यह सब हो रहा था संभल में हो रहा था, वही संभल जहां योगी आदित्यनाथ जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सनातनी पहचान लौटाने की कोशिशें कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इसी का बदला छोटे बच्चों से निकाला जा रहा है। बच्चों को मुझे लगता है हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है। अब लगाई जा रही है ये देखो, ये महापुरुषों पे फोटो फेंक रखे हैं इसमें। ये योगी मोदी का कंगा सीधा यहाँ पर श्रृंगार चल रहा है। हमारे भगवान की मूर्ति को ऐसा रख गया है। इस गांव में स्कूल के अंदर हंगामा हो रहा है। इतना हिंदू संगठन आक्रोशित है। हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गांव का मामला है। यह कानून लागू हो चुका है। आखिर क्यों स्कूल के अंदर ऐसे तनाव के हालात बने हैं, उसे समझने के लिए जरा दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ देश के महापुरुषों की तस्वीरें कमरे के एक कोने में धूल खा रही हैं और दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तस्वीर को स्कूल की दीवार पर टांगा गया है। स्कूल के अंदर दीवार पर कुरान की आयतें लगी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष और देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर कमरे में पड़ी। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या स्कूल में शरिया कानून लागू कर दिया गया है? क्या स्कूल का इस्लामीकरण कर दिया गया है? और क्या यहाँ हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है? जो स्वयं न्याय को कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। ये संभल जिले का सरकारी प्राथमिक स्कूल है, जहाँ स्कूल में कुरान की आयत वाला पोस्टर लगाने का आरोपी है स्कूल का ही टीचर मोहम्मद नाजिम, जो साइंस पढ़ाता है। विश्व हिंदू परिषद को पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। जब बीएसपी नेताओं ने सरकारी स्कूल में छापा मारा तो उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। उतारा क्यों था जब मतलब दंगा हुआ था तब? सारे फोटो यहाँ लगवाए थे, योगी जी का भी लगवाया था। किसने उतरवाया फिर? हमने। हिंदू संगठन के आने पर पहले तो कुरान की आयतों वाले पोस्टर को उतारा गया और फिर लगा दिया गया, लेकिन विरोध बढ़ता देख पोस्टर को हटाना पड़ा। सरकारी स्कूल में हुई इस घटना को विश्व हिंदू परिषद ने विद्या जिहाद करार दिया है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यहाँ इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, और क्योंकि यहाँ आसपास हिंदुओं के भी गांव हैं, अगर हिंदुओं के बच्चे आते हैं, क्योंकि मैंने कल यहाँ एक बच्चे से राष्ट्रगान भी सुना था, मैंने कहा बेटा राष्ट्रगान सुनाओ, तो उस बच्चे को राष्ट्रगान पूरा नहीं याद था। हिंदू संगठन ने तो ये आरोप भी लगाया कि स्कूल के छात्रों को राष्ट्रीय गान तक नहीं सिखाया जाता। जो आरोप लगे हैं, मोहम्मद नाजिम जो सहायक टीचर थे, इंचार्ज थे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने ही स्कूल के अंदर जो दीवारें हैं वहां पर आयतें लगाई और बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता चलेगा। सवाल है, आखिर स्कूल में कुरान की आयत वाले पोस्टर संभल के स्कूल में क्यों मिले और क्या इसका संभल की सनातनी पहचान लौटाने से कोई कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ ने संभल में प्राचीन मंदिर और कूप ढूंढ निकाले। क्या इसी से संभल के कुछ कट्टरपंथी गुस्से में हैं? संभल में संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियां बन गई हैं। क्या इसी से कट्टरपंथी भड़के हुए हैं? संभल में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, जुलूस नहीं निकाले जाते। क्या यही कट्टरपंथियों को परेशान कर रहा है? पहले तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, फिर हम प्रयास करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर घुसे, और जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि जितने भी महापुरुष हैं उनके चित्रों को रस्सी में बांध करके रखा हुआ था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। आरोपों और सवालों के बीच जी न्यूज ने उस स्कूल टीचर से बात की जिस पर स्कूल की दीवार पर आयत लगाने का आरोप है। मोहम्मद नाजिम ने स्कूल प्रिंसिपल पर साजिश में फंसाने का आरोप लगाया है। सर, मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, मैंने नहीं लगाए हैं।
हमारे यहाँ जो रिसेंटली अभी तैनात हुई हैं पुष्पा रानी प्रधानाध्यापिका, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथल से आई हैं। ये निलंबित हो गई थी वहाँ पर भी धार्मिक इस तरह की बातें हुई थी। जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ही ये आयतें लगाकर मुझे फंसाने की साजिश की है। ये सर मैं अभी अगस्त में आई थी, तो उससे पहले भी यहाँ पुताई भी नहीं होती, तो भी ये पुराने पहले जो इंचार्ज थे उन्हीं लगी हुई थी। तो कहा भी तो ये कहने लगे मुझसे कि आप जैसे यहाँ चल रहा है वैसे चलने दो, आप यहाँ नई आई हो, अभी आप ज़्यादा कुछ ना बोले। नाजिम जी ने। स्कूल प्रिंसिपल का दावा है कि कुरान की आयत वाला पोस्टर उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही लगा है। वो दो तस्वीरें क्या था उस तस्वीर में? वो कुल लिखे हुए थे उसमें सब रही आयतें लिखी हुई थी। वो ले जाने भूल गए तो उन्हें हिनी पे लगा दिए, तो वो भूल गए तो वो हिनी पे लगा पड़ा। उर्दू में लिखा था सर, हमने तो पढ़ना तो आता ना है। फिलहाल अब प्रिंसिपल पुष्पा रानी और टीचर मोहम्मद नाजिम दोनों सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हो सका कि आखिर किसने स्कूल में कलमा वाली साजिश रची। सवाल तो ये भी है कि कट्टरपंथियों का अगला टारगेट छोटे छोटे बच्चे हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी के मुसलमानों को भड़काने की जो स्क्रिप्ट बंगाल में पढ़ी, वो किसने लिखी है? किसकी शय पर मौलाना जर्जिस जहरीली जुबान बोल रहा है? यूपी के मुसलमानों को यूपी का डर दिखाकर मौलाना क्यों ये कह रहे हैं कि बंगाल भाग जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब तो योगी तलाशी लेंगे, लेकिन बहरहाल मौलाना जर्जिस को यूपी के मुसलमानों ने बता दिया कि उनके लिए योगी राज बिल्कुल सेफ है। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। माइक, मंच और मन मुताबिक मुस्लिम समुदाय दिखा तो इटावा वाले मौलाना जर्जिस अंसारी की बंगाल में बाँछें खिल गई। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात। जर्जिस अंसारी के दिल में योगी राज के खिलाफ 9 सालों से भरा नफरती गुब्बार फट पड़ा। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके, तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने बंगाल में भड़ास की दुकान ही खोल दी। यूपी की धरती पर जर्जिस की जुबान नहीं खुली और बंगाल में जाते ही मौलाना जर्जिस क्यों चहकने लगे, विस्तार से आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो जर्जिस अंसारी की खुली जहरीली जुबान के मायने समझिए। क्यों यूपी में अब मौलाना को रहने का दिल नहीं करता? मौलाना यूपी से सीधा बंगाल ही क्यों जाना चाहते हैं? बगल के सूबे बिहार या एमपी या दिल्ली क्यों नहीं? मौलाना को यूपी की जगह बंगाल क्यों भा रहा है? मौलाना जर्जिस अंसारी खुद बंगाल पहुंचे या उन्हें किसी ने पहुंचाया था, ये क्लियर नहीं है। लेकिन चूंकि बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और मुसलमान वोट बैंक का बंगाल में अच्छा प्रभाव है, लिहाजा संदेह होना लाजमी है। बहरहाल जर्जिस अंसारी यूपी से बंगाल क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबानी ही सुन लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए। जर्जिस अंसारी विवादों के उस्ताद रहे हैं। मुसलमानों को बरगलाना, बहकाना, उनके दिमाग में नफरती बीज बोना, उन्हें उकसाना और मजहबी डर दिखाकर आपत्तिजनक बयान देना जर्जिस का पुराना शगल रहा है। लेकिन क्या मौलाना जर्जिस अंसारी की भड़काऊ तकरीरों से यूपी के मुसलमान भी इत्तेफाक रखते हैं? हमने यूपी में रहने वाले अलग अलग इलाकों के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की। पूछा कि क्या जो जर्जिस कह रहे हैं आप उनसे सहमत हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी वो कह रहे होंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सरकार से कोई परेशानी नहीं। मुसलमान ये सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। ये तो सब सही है। मौलाना जर्जिस अंसारी बंगाल में जो बोले, यूपी के मुसलमानों ने उसे नकार दिया। जर्जिस की नफरती पाठशाला का खुलते ही शटर डाउन हो गया। मुसलमानों ने तो जर्जिस की बखियां उधेड़ दी, हिंदुओं ने भी जर्जिस की बोलती बंद कर दी।
वो इस वैमनस्यता को अपने पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं, जिससे आए दिन देशों में, पूरे देश में दंगे हों, जिससे उनका कुछ व्यक्तिगत लाभ है। इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। वो उत्तर प्रदेश को और इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए बंगाल को ही टारगेट कर रहे हैं। बंगाल से ही इस देश में आग लगाने की नींव रखी जा रही है। असल में रमजान शुरू होने वाला है। मौलाना जर्जिस अंसारी अजान के लिए अपनी मस्जिद की मीनार पर लाउड स्पीकर टांगना चाहते थे, लेकिन यूपी में ये नहीं हो सकेगा। तो भड़ास का मौका जर्जिस को बंगाल में नजर आया। जर्जिस समझने में नाकाम रहे कि यूपी के मुसलमान उनके बहकावे का बोरिया बिस्तर 9 साल पहले ही समेट चुके हैं। 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मंदिर के भी उनका वॉल्यूम कम किया जाता, मस्जिद का भी किया जाता है। एक तरफ वही है। तो ये ऐसा बयान देके क्या वो साबित करना चाहते हैं? वो फेमस होना चाह रहे हैं, और क्या है। यूपी में नियम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कट्टरपंथ की किताब खोलोगे तो इलाज की 100% गारंटी है। ये बात मौलाना जर्जिस अंसारी को हजम नहीं हो रही। और जर्जिस ही क्यों, ओवैसी, अरशद मदनी, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी जैसे कितने ही चेहरे हैं और मुस्लिम समुदाय की झंडा बरदारी के बहाने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जमात की दिक्कत यह है कि यूपी में योगी का रूल है। कट्टरपंथी टूल किट की मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ संपूर्ण रूप से बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि मौलाना जर्जिस अंसारी का दिल उत्तर प्रदेश में रहने वालों को क्यों नहीं लगता। मौलाना क्यों यूपी से बंगाल में शिफ्ट होना चाहते। यूपी में मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं है, बंगाल में मुस्लिम तुष्टिकरण है। यूपी में सांप्रदायिक तनाव की गुंजाइश नहीं है, बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यूपी में सनातन के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं है, तो बंगाल में सनातन पर सीधा प्रहार होने की गुंजाइश रहती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती है, तो बंगाल में नियम और कानून में ढिलाई है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा है। मौलाना जर्जिस अंसारी, क्या यही वजह है कि यूपी से बंगाल शिफ्ट होना चाहते हैं? ये सवाल है जिसका उत्तर वो खुद दें। लेकिन सीएम योगी ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से कोई निर्माण किया गया तो उस पर बुलडोजर एक्शन होगा, हर कीमत पर चलेगा। और आज बरेली में यही हुआ है। योगी के पहलवान ने अपना ताबड़तोड़ एक्शन दिखा दिया। अवैध मस्जिद को तहस नहस करके बरेली के भाईजान ने सालों पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस जमीन पर मस्जिद बनाई, उस पर मस्जिद में नमाज पढ़नी शुरू की। लेकिन आज योगी के धुरंधर ने विवादित मस्जिद ढहा दी। पहले अवैध मस्जिद की दीवार को ध्वस्त किया गया, फिर दीवारों पर टिकी छत को पीले पंजे ने तहस नहस की। और इस तरह योगी के धुरंधर ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को चंद घंटों के भीतर ही जमींदोज कर दिया, वो भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार के जरिए। बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया इलाके की है, जहां के भाईजान ने न सिर्फ ग्राम समाज की जमीन पर सालों पहले कब्जा किया, बल्कि उस जमीन पर अवैध मस्जिद बनाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन आज प्रशासन की टीम पुलिस जत्थे के साथ बरेली के पिपरिया गांव पहुंची, वो भी 2-2 बुलडोजर के साथ। और इसके बाद शुरू हुआ अवैध मस्जिद को नस्तोनाबूद करने का काम। जी मीडिया पे खास आप देख सकते हैं लाइव विजुअल कि ये जो है ग्राम समाज की जमीन पर अवैध मस्जिद बनी हुई थी। प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है उस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा अब जो है वसीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है कि अगर यहाँ की अगर मस्जिद की कोई दीवार गिरती है तो उसमें किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। बुलडोजर एक्शन से किसी तरह का तनाव पैदा ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी, क्योंकि ये निर्माण काफी लंबे वक्त से विवादित थे।
तहसीलदार और सिविल कोर्ट में कानूनी लड़ाई के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई साल 2008 से चल रही थी। तहसीलदार कोर्ट ने पहले ही बेदखली के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि पक्षकार इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट भी गए थे, लेकिन सिविल कोर्ट ने पक्षकारों का मुकदमा खारिज कर दिया। जो अभिलेख में बंजर सरकारी जमीन नाम था, इससे अवैध निर्माण करके बनाया गया था। 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ, तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के आदेश पारित हुए। उसके बाद फिर ये सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट से भी इनका मुकदमा खारिज हो गया। खारिज होने के बाद फिर इनका जो है करीब 300 गज की सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद को बनाया गया था, लिहाजा उस पर बुलडोजर चलने से इलाके के भाईजान बिलबिलाने लगे। कोर्ट कानून की दुहाई देकर सीएम योगी से अवैध मस्जिद को ना तोड़ने की गुहार लगाने लगे। मस्जिद पर सर केस चल रहा है और हाई कोर्ट में मेरा पेंडिंग भी चल रहा है इसमें, और ना ही कोई इस समय कोर्ट का आर्डर है, ना ही कोई नोटिस दिया गया है। शाम जो है दरोगा जी का फोन आया था भोजपुरा से, वो बोले थे कि शाम ऐसा है कि आप तक सामान हटा लीजिएगा। योगी जी से मेरी प्रार्थना है साहब, जब तक कोर्ट का कोई आर्डर ना हो, कोई आदेश ना हो सर, जब तक हमारी मस्जिद को नहीं गिराया जाए, ना ही कोई कोई काम किया जाए। दरअसल सीएम योगी पहले ही अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। वो ये कि सरकारी जमीन पर किसी का भी कब्जा होगा और उस कब्जे पर धार्मिक स्थल बनाया जाएगा तो बुलडोजर एक्शन हर हाल में होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर कोई भी होगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और सीएम योगी के इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बुलडोजर ने मोर्चा संभाला और बरेली में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हम आपको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक फैले लव जिहाद के उस मकड़ जाल को दिखाएंगे जिसमें लव जिहाद के आरोपी अपना नाम बदलकर, पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। कोई उन्हें अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता है, कोई लव जिहादी हिंदू बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाता है। जैसे ही लव जिहादी हिंदू संगठनों के हत्थे चढ़ते हैं, सारा का सारा भूत उतर जाता है। पहली चप्पल, दूसरी चप्पल, तीसरी चप्पल, चौथी और ये पांचवी। जिस शख्स की सरेआम चप्पलों से धुनाई हो रही है, जानते हैं इसने किस गुनाह को अंजाम दिया? पहले तो इसने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके। तभी तेरा नाम का है? भाई साहब राजा के नाम से जान। राजा के नाम से जान सब। तेरा नाम का है? जो मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी के नाम से राजा के नाम से। तेरा नाम का है? भाई साहब आवेश। आवेश नाम है। घर में आवेश। ठीक है। असली नाम तो आवेश है, मगर ये लव जिहादी राजा नाम से हिंदू लड़कियों को अपने लव ट्रैप में फंसाता था। इंस्टाग्राम पे आईडी के नाम से राजा के नाम से। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, नाम और पहचान बदलकर आवेश अब तक 4 से 5 हिंदू लड़कियों को अपने मकड़ जाल में फंसा चुका था। इसी बीच एक लड़की को आवेश की असलियत पता चल गई। उसने आरोपी आवेश से बात करने से इनकार कर दिया। लिहाजा आरोपी आवेश ने पहले तो हिंदू लड़की को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके बाद लड़की के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर पहले से ही बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े थे। उन्होंने आवेश की तबीयत से धुनाई कर दी और उसके सिर से लव जिहाद का सारा भूत उतार दिया। जानकारी लगी कि वो अपना नाम बदलकर, नाम छुपाकर उससे बच्ची को धोखा दे रहा था और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। जिला भोजपुर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, उसको पुलिस को सूचना दी, उसको गिरफ्तार कराया है और आज यहाँ पुलिस उसको गिरफ्तार करके कटारा थाने में लेकर आई, उस पर कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल में अनेकों वीडियो मिली हैं, लगभग 60-70 वीडियो हैं और जिसमें ऐसा भी लग रहा है कि कई बदल के लड़कियां कई वीडियो में ऐसी समझ में आ रही है। पुलिस उसकी जांच में है। हमने भी आग्रह पुलिस प्रशासन से किया है कि उसकी जांच करें। हिंदू लड़की के परिजनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आवेश कई हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। आरोपी आवेश के फोन से 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। तमाम वीडियो में 4 से 5 अलग अलग लड़कियां मौजूद थी। इसमें 376 का अपराध थाना कटारा हिल्स में पंजीबद्ध किया गया है
और SC/ST एक्ट का किया गया है। इसमें उवैस उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ इसका मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसमें जो कंटेंट है उनका साइबर एनालिसिस किया जाएगा, जो जांच के अंतर्गत है। भोपाल पुलिस अब सारे वीडियो की जांच कर रही है। वहीं यूपी के हापुड़ से ताल्लुक रखने वाले आवेश की क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि आवेश का कनेक्शन किसी कट्टरपंथी संगठन से तो नहीं है, जो लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों को उकसाता हो। लव जिहाद कोई लव ऐसे सड़क पे चलते हुए लव नहीं हो रहा, इनके ठिकाने बने हुए हैं। जैसे पार्लर हैं, जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड पार्लर हैं, वहाँ आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग वहाँ होते हैं। जिम में आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग हैं। एक जो आज स्टूडियो, जिनको बुटीक कहते थे, जो आज बड़े ब्रांड के स्टूडियो हैं, वहाँ भी सब वही होंगे। अगर जिम में लड़के ट्रेनर हो सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं हो सकती? एक तरफ भोपाल में लव जिहाद के आरोपी आवेश पर शिकंजा कसा गया, तो वहीं यूपी के अमरोहा में साहिल नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने खुद को हिंदू जाट बताकर कई दिनों तक हिंदू युवती का शोषण किया। आरोप यह भी है कि साहिल ने डरा धमकाकर हिंदू युवती का गर्भपात भी करवाया। अभियुक्त साहिल पुत्र रकमुद्दीन निवासी विजयनगर गजरौला ने अपने आप को हिंदू बताकर वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और धोखाधड़ी कर वादिनी से पैसे और सोने के आभूषण ले लिए। साथ ही अन्य अभियुक्त जुनैद के साथ मिलकर वादिनी को जान से मारने की धमकी दी। गौर करने वाली बात यह भी है कि लव जिहाद का आरोपी साहिल पहले से शादीशुदा था। ये सच जब हिंदू युवती को पता चली तो आरोपी साहिल ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और तो और धर्मांतरण से इनकार करने पर हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। लिहाजा पीड़ित लड़की की शिकायत पर लव जिहाद के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहीं लव जिहाद चल रहा है, कहीं लव जिहाद में नाकाम रहने पर खून खराबा चल रहा है। क्योंकि राज्य में बेटियों से छेड़छाड़ करने पर क्या होता है शायद ये शहजाद भूल गया। तभी उसने अपनी लिमिट क्रॉस की। उसके बाद योगी फोर्स के शिकंजे में आया, लेकिन उसके साथ ही अभी योगी फोर्स के सामने से भागते घूम रहे हैं। सिर पर पट्टी बांधे खड़ा ये शख्स शिवम यादव है। शिवम उत्तर प्रदेश फुटबॉल टीम की तरफ से नेशनल लेवल तक खेल चुका है, लेकिन उसके सिर पर यह चोट खेल के दौरान नहीं, बल्कि अपनी बहन को जिहादियों के हाथ से बचाते वक्त लगी है। घर के आसपास घूम रहा था, मैंने उससे इसी बात में पूछने गया था कि हमारी मतलब वीडियो कैसे वायरल कर रखी है, बात करने गया था। इसी मामले में उन्होंने हाथ तफाई कर ली मेरे से। उन्होंने पंच से मेरे सर पे मार दिया, यहाँ पर सर पे लगी गरम चोट। इसी चक्कर में मैं पुलिस थाने गया, वहाँ पर कार्रवाई हुई बहुत। मामला क्या है अब ये समझिए। शिवम की नाबालिग बहन को शहजाद काफी दिनों से परेशान कर रहा था। शिवम ने जब शुक्रवार को शहजाद को पकड़ा तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम पर जानलेवा हमला बोल दिया। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे। पीड़ित की बहन के मुताबिक आरोपी शहजाद ने उसकी बहन को प्यार के जाल में फंसाया, फिर ब्लैकमेल करने लगा। कई बार उसने परिवार को धमकी भी दी। मतलब ब्लैकमेल वगैरह कर रहा था, तो वो हमसे बोल भी नहीं रही थी। भैया को बताया तो वो बात करने गया तो उनकी हाथापाई होगी, वहाँ उसे सजा मिलनी चाहिए। शहजाद एक सैलून में काम करता है। शुक्रवार को वो नमाज पढ़ने के लिए दुकान से निकला था तो मारपीट के इरादे से ही निकला था। सबसे पहले वाले में ये लोग दो गए, तो वहाँ से ये लोग निकलने के बाद में कुछ लोग 3 लोग बाइक पे आए। उससे उन्होंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है और तुम्हारी बहन को छेड़ता है, जो उसने मुझे बताया। उसके बाद उन्होंने मोबाइल छीना, मोबाइल देखा उसका। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने शहजाद पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है और उसका साथी फरार है। वहीं जिस दुकान पर शहजाद नौकरी करता था वहां से भी निकाल दिया गया है। पीड़ित परिवार की प्रशासन से मांग है कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो मेरठ के मंचलों के लिए नजीर बने। नाबालिग बच्ची हमारी, इसको इंस्टाग्राम के माध्यम से फंसाया गया। उसके बाद कुछ आपत्तिजनक जो इसकी फ़ोटो थी, उन फोटो को जो है वायरल करा गया। और वायरल करने के बाद जब इनके घर में पता लगा, वो बच्ची सहमी हुई थी, बता भी नहीं पा रही थी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लव जिहाद, जिस तरीके से जिहाद चल रहा है, हम हिंदुओं की बच्चियों के साथ अपनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठे का उठाया, लेकिन इसका असर
गुवाहाटी से 2356 किलोमीटर दूर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ। ओवैसी ने भाषण के दौरान मंच से 2 रुपए का सिक्का दिखाकर हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस ओवैसी की लड़ाई अब 2 रुपए के सिक्के पर अटकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं। तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ब्रांड सियासत की जुबान ऐसी ही होती है। हाथ में माइक हो, मंच हो और सामने समर्थकों की भीड़ तो जहन में भरी आग जुबान से मर्यादा की मीनारें ध्वस्त करने लगती हैं। मुसलमान ऑटो में किसी को 2 रुपए के सिक्के से ओवैसी का हमला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी की सियासी रंजिश पुरानी है। एक की सियासत का आधार हिंदुत्व है, दूसरे का आधार मुसलमान है। दोनों के बीच जाहिर है 36 का आंकड़ा है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर ओवैसी इस कदर क्यों भड़के हैं, इसे समझे उसके पहले ओवैसी का पूरा बयान एक बार गौर से सुनिए। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां वाले बयान से ओवैसी भड़के हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक बयान दिया था। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा होले 4 टका दी दीबो। हिमंता ने 4 रुपए की बात कही थी, लेकिन ओवैसी ने 2 रुपए का सिक्का लेकर हिमंता को निशाने पर लिया। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा होले 4 टका दी दीबो। कष्ट खालेहे অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক, আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। ओवैसी मुस्लिमों का मुद्दा अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हैं। ओवैसी को जब भी मौका मिलता है आरएसएस बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेना नहीं भूलते। इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। ओवैसी की हैदराबाद से बाहर निकल देशव्यापी नेता बनने की ख्वाहिश, मुस्लिम समुदाय की रहनुमाई, इसीलिए कभी बिहार दौड़ते हैं, कभी महाराष्ट्र और अब बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाकर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाला प्लान सेट कर रहे हैं। असम बंगाल से लगा है और घुसपैठिए मुसलमानों को खदेड़ने का हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ खाए हुए हैं। तो ओवैसी को मुसलमानों का हितैषी दिखाने के लिए हिमंता पर डायरेक्ट अटैक सूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। ये एक आत्मघाती हमला था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। जानते हैं कि इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली, लेकिन इस मस्जिद के ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के शिया मुसलमान भड़के हैं। मुनीर और पाकिस्तानी हुकूमत से इंतकाम की बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के शिया मुसलमान अब मुनीर की कब्र खोदने वाले हैं? इस रिपोर्ट में इसका उत्तर आपको मिलेगा। 6 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीब 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये एक आत्मघाती हमला था। इस हमले में मारे गए सभी लोग शिया मुस्लिम थे। और जानते हैं इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? कुख्यात आतंकी संगठन ISIS ने। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के शिया मुस्लिम गुस्से में हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जानते हैं पाकिस्तान के शिया मुसलमान क्यों भड़के हैं? दरअसल पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल मुल्क है, जहां शिया मुस्लिमों की तादाद बेहद कम है और इस्लाम में शिया सुन्नी का विवाद दशकों से जारी है। लिहाजा इसी अदावत का खूनी अंजाम इस्लामाबाद के इमाम बाड़ा यानी शिया मस्जिद में देखने को मिला। अरे भाईजान, पाकिस्तान मुल्क था ही कब? वो तो अपने वजूद के साथ ही ऐसे जंगल में तब्दील हो चुका है जहां हर रोज धमाके, खूनी संघर्ष और आत्मघाती हमले हो रहे हैं। इंसानों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। खुलेआम अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है। शायद तभी तो आज की तारीख में
पाकिस्तान के शिया मुसलमान अब अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बेशक मुल्ला मुनीर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए किसी का भी खून बहा सकता है, लेकिन शायद मुनीर ये भूल गया कि शिया मुसलमानों को टारगेट कर अब उसने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि इस बार अगर शिया मुसलमानों ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में फिरके की जंग यानी शिया वर्सेस सुन्नी में संघर्ष तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर को सिर्फ शिया मुसलमान ही झटका नहीं दे रहे, बल्कि ट्रंप ने भी सदमा दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने ट्रंप की बहुत मक्खनबाजी की, अपना देश गिरवी रखा, लेकिन अमेरिका ने एक नक्शा जारी कर मुनीर को 100 तमाचे जड़ दिए। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वही अब अमेरिका कह रहा है। पीओके हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का होकर रहेगा। क्या क्या नहीं किया ट्रंप के लिए मुल्ला मुनीर ने, और उसको सिला ये मिला कि अब अमेरिका ने पीओके में इंडियन फ्लैग फहराने की स्क्रिप्ट लिख दी है। पहले तो ट्रंप ने मुनीर को टैक्स वाला तमाचा जड़ा, भारत पर 18% और पाकिस्तान पर 19%, और अब पीओके को उसकी असली जगह हिंदुस्तान में दिखाकर मुनीर को दूसरा झंझनाता हुआ तमाचा रसीद कर दिया है। यह नक्शा भारत की ओर से जारी नहीं किया गया है कि पाकिस्तान या चीन के हुक्मरान तोहमत लगाएं कि हिंदुस्तान अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। ये नक्शा अमेरिका ने जारी किया है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी है और लद्दाख का अक्साई चीन भी शामिल है। यही है वो नक्शा जिसके साथ हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और यही है हिंदुस्तान के भविष्य का पूरा नक्शा, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी होगा और अक्साई चीन भी। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के दायरे को समझाने के लिए नक्शा जारी किया है। इस पोस्ट में जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर दिखाया गया है। खास बात यह है कि यह नक्शा किसी अनौपचारिक पोस्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत अमेरिका व्यापार ढांचे से जुड़े आधिकारिक बयान के साथ साझा किया गया है। फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ही नहीं, आज चीन भी बहुत रो रहा होगा। ट्रंप ने नक्शा ही ऐसा जारी किया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को चाबुक वाली चोट लगी है। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। इस बार ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसा नक्शा शेयर किया जो भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता देता है। अमेरिका ने यह मैप शेयर कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अगस्त 2023 में चीन ने अपना स्टैंडर्ड मैप जारी किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया गया था। भारत ने इसे तुरंत खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे नक्शे से हकीकत नहीं बदलती। अब अमेरिका का यूएसटीआर नक्शा चीन के दावों को सीधी चुनौती देता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ये कूटनीतिक झटका है और मुनीर के मुंह पर ट्रंप का नया और करारा तमाचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पाकिस्तान और चीन के लिए ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से बहुत बुरी खबर है। हिंदुस्तान ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज और रफ्तार पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ने वाली है। ये तस्वीरें आज मुल्ला मुनीर को सोने नहीं देंगी। इन तस्वीरों को देख चीन के सीने पर सांप लौट रहा होगा। हिंदुस्तान का ये सबसे नया प्रहरी है, जिसकी रेंज पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाली है, जिसकी रफ्तार चीन के होश उड़ाने वाली है। हिंदुस्तान के इस नायाब हथियार का नाम है अग्नि 3। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
अग्नि 3 मिसाइल की खासियत इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड मैक 15 मतलब आवाज से 15 गुना तेज है। प्रति घंटा 18,522 किलोमीटर यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। इस स्पीड का एक मतलब यह भी होता है कि दुश्मन के राडार को चकमा देने की ताकत। और इसकी रेंज की बात करें तो पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है। मतलब यह कि पाकिस्तान में घुसकर हमला करने की कतई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सरहद के भीतर से ही से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए दागा जा सकता है। इसकी रेंज 3 से 5,000 किलोमीटर बताई जा रही है। यही नहीं, अग्नि मिसाइल को रोकने के लिए अगर पाकिस्तान और चीन तैयारी करते हैं तो उसका करारा जवाब देने की क्षमता से यह लैस है। कैसे, इसे समझिए। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिसकी खासियत यह है कि मिसाइल उड़ते समय बीच में ही टारगेट बदल सकती है।